हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर, कब, कहाँ और कैसे, वो चैप्टर क्योंकि हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि पूरा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पूरा स्थल होता क्या है। जो पुरातात्विक जिस स्थान पे जो पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं, जो प्राचीन काल की वस्तुएं मिलती है, जिससे उस समय की बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है, उसको हम पूरा स्थल कहते हैं। वह स्थल जहाँ से पुरातात्विक वस्तु के अवशेष मिले हैं। तो उस अवशेष में हम लोग देखते हैं कि सिक्का हो सकता है, पिलर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्तन होता है, ये सारे पूरा पुरातात्विक वस्तुएं मानी जाती है। तो इसमें हम लोग अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। जो पूरा स्थल है उसके बारे में कहा गया कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अगला पॉइंट है, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट हम इसलिए इसको सही नहीं मान सकते कि पुरातात्विक वस्तुएं होती है। तो मेनली हम देखते हैं कि जो उस टाइम में, जैसे हड़प्पा संस्कृति की बात करें, तो जो भी पुरातात्विक वस्तुएं हमें मिली है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए वो वस्तु एक पोट ही ये है, एक घड़ा ही है, ये हमारा भी पुरातात्विक वस्तु है जो कि हड़प्पा काल में भी मिले हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि जब कोई भी एक समय बीतते जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर आती जाती है। ये सभ्यता जाने के बाद तो वो या तो मिट्टी खाली स्थान के नीचे दबा हो सकता है, या उसके अगर कोई नदी अपनी दिशा बदल ले तो वो नदी के अंदर भी दबा हो सकता है। तो केवल यहाँ पे ये जो कहा गया है कि केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो ये हम नहीं मान सकते कि पुरातात्विक वस्तु केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये भी केवल जमीन के अंदर नहीं, ये समुद्र के अंदर भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, ये दोनों जगह हो सकता है। और फोर्थ जो पॉइंट कहता है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है कि पुरातात्विक वस्तुएं समुद्र या नदियों के अंदर नहीं मिलते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट है हमारा, ये तीनों कहीं ना कहीं गलत पॉइंट है। जो आपका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि वह स्थान जहाँ से जो वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं, उसको हम लोग पुरा स्थल कहते हैं। तो यहाँ आपका पहला पॉइंट कहता है ए, बी और सी, ये गलत है। बी भी गलत है, आपका डी पॉइंट नहीं है। जो आपका सी पॉइंट था जो कि छूट गया है, उसमें आपका फर्स्ट को राइट माना गया है। तो आपका जो सी पॉइंट है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बीसीई का फुल फॉर्म पूछा गया है। जो समय काल को बांटा गया है तो उसका जो फुल फॉर्म है, बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिफोर क्रिश्चियन एरा तो नहीं होता है। इसका मेन जो राइट आंसर होगा वो है बिफोर कॉमन एरा। इसको क्रिश्चियन एरा भी कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जातक के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो जातक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो जातक है वो किससे रिलेटेड है। तो जातक कथाएं जो मेनली होता था वो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित होता है। पूर्व जीवन से संबंधित जो घटनाएं घटी थी उसका एक उसको जो संकलित किया गया था, जिसमें उसको जातक कथा कहा जाता था। तो ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। तो अब हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसमें पहला कहता है कि इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो यहाँ पे जैन की बात नहीं कही गई है, जातक कथा में बुद्ध की बात कही गई है। जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं घटनाओं से संबंधित होती थी
उसको जातक कहा जाता था। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था। तो ये भी आंसर आपका राइट नहीं है। इसकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिसे सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था और उसका संकलन किया गया था। तो मेनली ये बुद्ध से रिलेटेड है और इसकी जो रचनाएं हैं वो सामान्य लोगों ने की थी। इसकी रचनाएं स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो सामान्य लोग थे उनके द्वारा की गई थी, लेकिन आगे चल के जो बौद्ध भिक्षुए होते थे उनके द्वारा इसका संकलन किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि का मतलब क्या होता था? जो हस्तलिखित होती थी। हस्तलिखित होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता था। जो भी हस्तलिखित दस्तावेज होता था उसको क्या क्या कहा जाता था? उसको पांडुलिपि कहा जाता था। तो सबसे जो ये पांडुलिपियां जो स्टार्टिंग में लिखी गई थी वो भुज नामक जो पेड़ था, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक पेड़ था, उसकी छाल को पे तैयार करके उसके छाल को काट के उसको सुखा के एक उसको सुखा के एक आकृति, एक भोजपत्र का शेप दिया जाता था, उसी पर ये लिपि लिखी जाती थी। तो इसलिए इसका जो मेन था कि वो भुज नामक पेड़ के छाल पे लिखा जाता था, जिसको तारपत्र कहा जाता था। उसको तारपत्र, कागज नहीं था, लकड़ी भी नहीं था, वो मेनली क्या था? उसको तारपत्र कहा जाता था। अगला जो आपका है क्वेश्चन वो है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये यूनानी शासक थे, जो शासक सेल्यूकस थे उनके ये राजदूत थे। सेल्यूकस के राजदूत मान था मेगास्थनीज, और ये किसके काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये भारत आए थे। अगला आपका क्वेश्चन है सबसे पहले पत्थर पर शिलालेख किस भाषा में लिखी गई थी? जो पत्थरों पर जो खुदाई करके लेख लिखा जाता था, वो सबसे जो पहले लिखा गया जो भाषा था वो हमारा प्राकृत भाषा था। वो प्राकृत भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा होती थी, उस भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो अभिलेखागार क्या किसको कहते हैं? अभिलेखागार वह स्थान होता था जहाँ पे जो लेख से संबंधित है, तो जहाँ पे लिखित दस्तावेज रखे जाते थे उसको क्या उसको अभिलेखागार कहा जाता था। तो आप एक एक पॉइंट को देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था। दूसरा है आपका खुदाई में पाई गई पशु और पक्षियों की हड्डी को रखा जाता था। तो यहाँ पे तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट है कि पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंट की बनी इमारतों के अवशेष रखे जाते थे। ये भी पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता था। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि जो अभिलेखागार होता था उसमें अभिलेख से मतलब दस्तावेज से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी उसको रखा जाता था। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी गई थी? तो लिपि पूछ रहा है कि जो अशोक के अधिकांश जो हम लोग लेख देखते हैं वो आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अगला पॉइंट है आपका 9, तो उसमें कहा गया है कि पांडुलिपियां और अभिलेख पर निम्नलिखित दो कथन दिए गए, ए और बी पर विचार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन नए पैटर्न में अभी के टाइम पे आपसे हिस्ट्री में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें
पॉइंट वाइज 2 कथन दिए जाएंगे और उसका राइट आंसर बताना होगा। इस तरह से, या कथन कारण के ऊपर इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम ये दोनों पॉइंट को देखते हैं। जो पहला आपका पॉइंट है वो कहता है कि जो पांडुलिपियां हैं वो प्रायः तार पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। तो ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि पांडुलिपियां होती क्या थी, वो किस तरह के पत्र पर लिखे जाते थे। तो वो भोज पत्रों पर लिखे जाते थे, जो कि भोज नामक पेड़ की छाल पे से बनाया जाता था। तो ये हमारा जो ए है वो राइट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बी, कि अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो अभिलेख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अभिलेख होते थे वो किस तरह के चीजों पे लिखी जाती थी, तो उसको मेनली उत्कीर्ण किया जाता था, खुद खुद के लिखे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये हम मेनली जो होता था वो हार्ड सरफेस होता था, जैसे आपका मंदिर का दीवार हो जाएगा या शिलालेख हो गया, मंदिर के दीवारों पर लिखा जाता था, शिलालेख पे लिखा जाता था, जो कॉइन होता था उस पे भी बहुत सारे लेख लिखे जाते थे। इस तरह से जो भी कठोर सतह होती थी उस पे अभिलेख लिखे जाते थे। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों ही पॉइंट क्या है, राइट है। तो हम आंसर देखते हैं, ए और बी दोनों सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। अगला हम पॉइंट देखते हैं, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे। तो यहाँ पे जो भारत या इंडिया का बात कहा जा रहा है कि वहाँ जो लोग रहते थे वो किस स्थान पे रहते थे, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद जो 3500 ईसा पूर्व में के आसपास का है उसके बारे में मिलता है। तो जो भरत नामक लोग थे वो किस दिशा में रहते थे, तो वो उत्तर पश्चिम भाग में रहते थे, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रहते थे। इस कारण से उस टाइम के लोगों को भरत नाम से जाना जाता है। पहला जो हो जाता है इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, तो हमारा डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है कि आदिवासी जो लोग थे या जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते थे, मतलब आदिवासियों के बारे में जो उनका, क्योंकि उनका कोई लिखित रिकॉर्ड रहता नहीं था, तो उनके इतिहास के बारे में जो इतिहासकार होते थे वो किस तरह से लिखते थे। तो पहला जो कहता है कि वो प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करते थे, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करते थे, नहीं, पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करते थे और वाचिक परंपराओं का प्रयोग करते थे। तो हम लोग जब वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका गल्प साहित्य होता था, जिसको गल्प साहित्य कहते थे, गल्प साहित्य एवं जो लौकिक साहित्य हमारा था, लौकिक साहित्य में के तहत वाचिक परंपराओं का यूज किया जाता था। जो वाचिक परंपराएं होती थी का प्रयोग करके आदिवासी लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लिख के रखते थे, मतलब उसका एक रिकॉर्ड रखते थे। ये जो आपका गल्प या लौकिक साहित्य है वो एक धार्मिक साहित्य होता था और दूसरा लौकिक साहित्य होता था, जिसमें जो बातचीत के दौरान जो कथा दंत कथाएं होती थी उसके हिसाब से वे अपनी संस्कृति का एक रिकॉर्ड तैयार करके रखते थे, जो कि गल्प साहित्य और लौकिक साहित्य में हमें मिलता है। उसके लौकिक साहित्य में वाचिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। तो जो आदिवासी लोग थे वाचिक परंपराओं का यूज करते थे, तो डी इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक काल वह है जहाँ, तो ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, तो पहला कहता है कि अतीत की स्मृति शेष या अवशेष से मिलते हैं। दूसरा है उत्खनन के क्रियाकलाप कलाप होते हैं। इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो मेनली ऐतिहासिक काल की बात कही जाती है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो
प्राचीन काल या अतीत के बारे में हमारे पिछले जो अवशेष मिलते हैं उसके आधार पे उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो पिछले हमारी स्मृति है, जो हमारी पहचान है, उसके आधार पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा ऐतिहासिक काल है, जो जो बीत चुका है। उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा के बारे में पूछा गया है। तो कॉमन एरा आपको पता है कि पहले इसको क्या कहा जाता था? कॉमन एरा को तो पहले इसको एडी कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म है आपका एनो डोमिनी। लेकिन वर्तमान में अब इसको सीई कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा तो कॉमन एरा को क्या, कॉमन एरा क्या क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। तो ये तो गलत है। ये हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। यहाँ हिंदू और इस्लाम की बात नहीं कही गई है। यहाँ हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। ये भी गलत है। मेनली जो आपका कॉमन एरा है वो क्रिश्चियन एरा कहा जाता है, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। जो ईसा मसीह के जन्म से जो माना जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा कहते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम एरा नहीं होता है। तो मेन जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? जो अगर हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेनली हम लोग देखते थे कि जो भी हमारे पास साहित्यिक स्रोत है वो मेन किस भाषा में लिखे जाते थे? वो संस्कृत साहित्य होते थे, संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। तो जो स्रोत है, जो साहित्यिक स्रोत है वो कौन सा है? हमारा संस्कृत साहित्य है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो प्रशस्ति से रिलेटेड ना हो। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रशस्ति होता क्या है। प्रशस्ति जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रशस्ति का जो एक संस्कृत वर्ड है, प्रशस्ति क्या है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशंसा, ये किसकी प्रशंसा की जाती थी प्रशस्ति में? तो प्रशस्ति एक तरह से पिलर्स टाइप का होता था, उस पे उस काल के जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा की जाती थी। या तो उनके युद्ध में जो विजय होते थे उसका गुणगान किया जाता था, इस पे उसके बारे में लिखा जाता है। राजा के विजय गाथा लिखी जाती थी, राजा के विजय की कहानी लिखी जाती थी। उसके अलावा वे किस क्षेत्र पे विजेत हुए हैं या उस राजा के जो गुण होते थे उसका बखान किया जाता था, उनके गुणों का प्रशंसा किया जाता था, प्रशंसा किया जाता था। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इसमें कौन सा पॉइंट राइट है। तो पहला कहता है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि या विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। तो ये तो राइट है, क्योंकि उस काल में जो भी कवि होते थे, जो विद्वान लोग होते थे, वही राजा की प्रशंसा में ये प्रशस्ति लिखते थे। और इनका मेन उद्देश्य होता था कि वो राजा के गुणगान करने पे उनको उसके बदले में उनको संरक्षण प्राप्त होता था, धन प्राप्त होता था। इस उद्देश्य से ये प्रशस्ति लेखन किया जाता था। तो ये तो राइट है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उसके नेगेटिव चीज को देखना है। तो ये राइट वाला जो हमारा आंसर है वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। तो ये भी आंसर हमारा गलत है, क्योंकि इसको मेनली कवि विद्वान लोग मिलके लिखते थे।
सी पॉइंट कहता है कि ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत होता था। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। सॉरी, ये तो रॉन्ग है, लेकिन ये हमारा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे निगेटिव में पूछा गया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सी कहता है कि ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत होते थे। हाँ, क्योंकि वो राजा के बारे में बताता था, उनके विजय नीति को बताता था, तो ये कहीं ना कहीं उस काल के बारे में जानने के स्रोत हो जाते थे। तो ये भी हमारा राइट है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग माना जाएगा। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धि का वर्णन किया जाता था, ये भी राइट है। तो मेनली हम जो देखते हैं, जो राइट आंसर है वो क्या है, राजा स्वयं इसे लिखता था, जो कि गलत है। प्रशस्ति हमेशा जो कवि होते थे, विद्वान लोग होते थे, ज्ञानी लोग होते थे, वही राजा के बारे में, राजा की प्रशंसा के लिए ये सारे चीज लिखते थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला है वो कहता है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो ऐतिहासिक कल्पना, जो हम पुरानी, जो हमारी बीता हुआ समय होता है उस पे, उससे रिलेटेड हम प्रश्न क्यों पूछते हैं उसके बारे में है। तो यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है, इसलिए हम लोग अतीत की कल्पना पर प्रश्न पूछते हैं। पहला ये कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थी की योग्यता को मूल्यांकित करता है। अगला कहता है कि यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। तो जहाँ याद रखना, तो यहाँ पे रटने की बात नहीं कही जा रही है कि चीजों को याद करके करने के लिए ये सारी घटनाओं की जरूरत होती है कि हम अपने प्राचीन काल को जाने, ताकि हम उस चीज को याद रखें। तो ये तो मेन तथ्य हो ही नहीं सकता है। अगला देखते हैं कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतर को पूरा करता है। तो ये केवल इतिहासकार की बात नहीं है। यहाँ हम जो मेन राइट आंसर देखेंगे वो हमारा पहला होता है कि जो हम ऐतिहासिक कल्पना करते हैं वो हम वर्तमान को, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा प्रेजेंट है, उसको हम जो पास्ट है उसके साथ तुलना करने में ये प्रोत्साहित करता है कि हमारे पीछे क्या घटित हुआ था और आज के टाइम में उससे उसको कोरिलेट करने में सुविधा होती है। इसके लिए हम ऐतिहासिक कल्पना करते हैं का प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर लिए हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग 2 बार इसको देख रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चले कि डायरेक्ट पांडुलिपियां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो ये 2018 में पूछा गया था, वो 2016 में पूछा गया है। तो जो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये तार पत्रों पर लिखा गया है, क्योंकि ये भुर्ज नामक पेड़ का जो छाल होता था उसको जो विशेष तरीके से तैयार करके उसको एक भोजपत्र या तार पत्रों का रूप दिया जाता था, इसलिए इसको हम, कौन सा राइट आंसर होगा, वो फोर्थ होगा, तार पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ भी फिर 2 कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें कहा जाता है, पहला कहता है कि जब इतिहासकार या ऐतिहासिक पत्र, मानचित्र एवं ग्रंथ को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ पे इतिहासकार की बात कही जा रही है कि जब इतिहासकार कोई भी ऐतिहासिक घटना को या पत्र को या मानचित्र को या ग्रंथों को पढ़ता है तो उसको ऐतिहासिक प्रसंग के बारे में एक संवेदनशील होनी चाहिए, एक उनका विचार। तो ये राइट आंसर, ये राइट है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। ये भी हमारा सही विकल्प है। तो ये दोनों राइट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। ए और बी दोनों ही राइट है। तो ये हमारे जो ये 18 क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में मेनली सिर्फ टॉपिक 1, जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था आपका ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है,
जैसे ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी भी सीटेट जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो इस बार भी 2023 में भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा और फिर आपको आंसर करना होगा। यहाँ पे हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि बस ये 2 पॉइंट को देखे, लगा कि ये दोनों में राइट को चूज़ करना है और टिक लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी हम आगे देखते हैं कि उसका सही विकल्प यहाँ फिर ए, बी, सी करके इस तरह से दिया रहता है। तो कहीं न कहीं क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है। ये आपका टाइम को भी ज़्यादा लेता है। तो इसलिए जो भी टर्म है, जो भी पॉइंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको आपको अच्छे से क्लियर करके पढ़ना होगा, ताकि हम क्वेश्चन को एक बार में पढ़ें और एक बार में ही समझ के उसका आंसर कर सकें। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो गया और आप उस पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका रहेगा, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो गए हैं, तो आप इस तरह से पहले जो आपको थियरी पोर्शन दिया गया था उसको पढ़ लिए होंगे। अब फिर क्वेश्चन का साथ-साथ में आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर जाके ये सारा जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होगा। साथ में हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही होगा। तभी जाके आप ये सारे चैप्टर को समझ पाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे थोड़ा-सा अब टफ पूछा जा रहा है। तो इसलिए साथ में हमें क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते चलना होगा। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।